अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। बिलाखिर हुकूमत ने गैर मकबूल और मुश्किल फैसले लेने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, जो गुज़श्ता 2-3 रोज़ में लंदन में हमने देखा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना के जो अहम अरकान जो उनकी वहाँ पे मशावरत हुई मियाँ नवाज शरीफ से, उसकी तफसीलात अभी सामने तो नहीं आई, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि सबसे पहले क्योंकि ये कोalition गवर्नमेंट है और नून लीग का कहना है कि पहले वो अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर आज मरियम औरंगजेब ने भी इसका ऐलान किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकायदा तौर पर कौम से खिताब करेंगे और जो मुआशी और सियासी तनाजुर में फैसले लिए गए हैं उनसे बाकायदा तौर पर कौम को आगाह करेंगे। लेकिन शहबाज, जो इंडिकेशंस अभी तक आ रही हैं, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि मुश्किल और गैर मकबूल फैसलों की अगर बात करें तो एक तो जो तेल की मसनूआत पर पिछली गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देकर गई थी और जो प्राइसेस हैं उनको मुंजमद कर दिया था जून तक, शायद वो फैसला एक तो रिवर्स होने जा रहा है। और दूसरा, आपकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल जो लंदन से वापस आ गए हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई है। कुछ और भी तजावीज़ हैं जिससे जो हमारा बढ़ता करंट अकाउंट खसारा है या तिजारती खसारा है और जो हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं तेज़ी से कम हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए कुछ इकदाम सजेस्ट किए जा रहे हैं। एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन, असल मसला वही है कि 10.3 अरब डॉलर गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। अदायगियों का जो दबाव वो बढ़ रहा है और जो बाहर से इमदाद आना थी, कर्जे आने थे, वो नहीं आ रहे। तो उसका रास्ता खुलेगा 18 मई को, जब मुज़ाकरात पाकिस्तान और IMF के स्टार्ट होंगे उसके बाद। लेकिन उससे पहले कुछ इनको करना था। इनकी आज भी मेरा ख्याल है कि इनकी टेंटेटिवली प्लान थी IMF के साथ, वीडियो कॉन शायद वो हुई या नहीं, बट इनकी ऑन एंड ऑफ यहाँ पे तो जो IMF का स्टाफ है उनसे मुलाकात हो रही है और बात भी हो रही है। जो फॉर्मल इनके साथ मुज़ाकरात शुरू होंगे वो 18 मई से होंगे। लेकिन इनको पता था इन्होंने क्या करना। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी करंट अकाउंट खसारा जो है बिल्कुल इस वक्त बेकाबू हुआ है। 9 माह के जो आपके अदादोशुमार आए हैं पहले वो अनाउंस हो चुके हैं, 13.2 अरब डॉलर का खसारा। एक तो इसके ऊपर जो मेरी आज मिफ्ता इस्माइल से बात हुई, वो कह रहे हैं कि जो इमीडिएटली जो हुकूमत का प्लान है कि जो बढ़ता हुआ खसारा और उसकी वजह से रुपए की कदर में जिस तेजी से कमी हो रही है, इसको कंट्रोल करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस हवाले से उन्होंने कहा जी कि हुकूमत का अगले माली साल का हदफ ये होगा कि करंट अकाउंट खसारे को वो ज्यादा से ज्यादा 10 अरब डॉलर तक महदूद करना चाह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा और एक बड़ा ही मुश्किल हदफ होगा। इसका मतलब यह कि इस साल अगर 16 से 18 अरब डॉलर के दरमियान पाकिस्तान का खसारा होता है तो उसको तकरीबन 40% पहले ही साल में काम करना ये बड़ा एक मुश्किल चैलेंज होगा और उसके लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, मुश्किल फैसले ड्रास्टिक फैसले लेने पड़ेंगे जिसका रद्द अमल भी आ सकता है, मुश्किलात हो सकती हैं। कुछ उन्होंने फैसले इंडिकेट किए कि वो कैसे करेंगे। मैंने उनसे ये पूछा कि आप कैसे करेंगे। उन्होंने कहा जी वो एज यूजुअल कुछ जो दरामदाद उन पर पाबंदी लग सकती है। अगर पाबंदी मुमकिन ना हुई, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में है और अगर प्रोग्राम बहाल हो जाता है तो कुछ दरामदाद जिनके ऊपर पाबंदी मुमकिन ना हुई तो उनके ऊपर हैवी रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाई जाएंगी ताकि उनकी दरामद को और मुश्किल बना दी जाए। सवाए उन अशिया के जो बहुत ही एसेंशियल है। हालांकि जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, जो मेन बजट आया था उसमें भी उन्होंने कोशिश की थी और उसके बाद जो मिनी बजट आया उसमें भी तो रेगुलेटरी ड्यूटीज और बहुत सी ऐसी कदगनें लगाई थी कि जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल है वो कम हो सके, उसके बावजूद फर्क। लेकिन वो नॉन इलास्टिक पाकिस्तान की इंपोर्ट्स हो चुकी हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज उस तरह इफेक्टिव साबित नहीं हो रही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जैसे अब गाड़ियों के ऊपर है, गाड़ियों का ये है कि 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा की जो आपकी गाड़ियों की जो दरामद है वो आती है CKD यूनिट्स में। वो जो किट्स आती हैं फिर वो असेंबल पाकिस्तान में होती है, उसका हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती ना, वो तो इंपोर्ट्स होती रहेंगी। लेकिन जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट कार्स आती हैं, जैसे कुछ ब्रांड है वो बाहर से गाड़ी बनी बनाई ला के यहाँ पाकिस्तान भेज रहे हैं, उनके ऊपर 2 ऑप्शन हुकूमत गौर कर रही है। एक तो ये कि या उनकी दरामद पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए, अगर पाबंदी फाइनल अप्रूवल ना हो उसका तो फिर इतनी ड्यूटी लगा दी जाए कि वो इंतहाई महंगी हो जाए ताकि उनकी जो डिमांड है वो कंप्रेस हो जाए। लेकिन इस जो अगली बात यह है, इस प्लान का कार असेंबल चूंकि पाकिस्तान में बड़े पावरफुल, उनको इतला मिल चुकी है और एक पार्टी तो मिल भी गई है वजीर खजाना से जी कि ये आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज ये है कि गाड़ियां
मोबाइल फोन्स, इवन कि मशीनरी जो है उसके दरामद के ऊपर भी ड्यूटी लग सकती है। तो मशीनरी के ऊपर भी हुकूमत को चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ये बहुत ही इंडस्ट्रियलिस्ट जो है पावरफुल है। और आपको याद रहे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो वज़ीर आज़म साहब की, उसमें ये इंडस्ट्रियल सारे बैठते हैं। तो इनिशियल एक तो ये चीज़ है इनकी। लेकिन इसके अंदर जो ये इससे एक चीज़ तो ज़ाहिर है कि ये सियासी भी मामला है, एक चीज़ तो इससे मतलब है इंडिकेट होती है कि वो जो बातें हो रही थी कि शायद कि मौशी हालात इतने ख़राब हैं कि नून लीग की क़यादत ये फैसला करे कि बेहतर है कि हम फौरी इंतखाबात की तरफ चले जाएं। लेकिन जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो बातें कर रहे हैं वो तो फिर ये लॉन्ग टर्म उनका प्लान लग रहा है, आगे बजट की भी वो देने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इस सिग्नल को पिक करें तो शायद कम से कम लंदन में जो मुलाकातें हुई हैं इस बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि शायद फौरी इलेक्शन का अभी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। देखिए ये एक पॉलिटिकल चीज़ है और इसके इफ्स एंड बट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इस पर मैं तो हतमी तौर पर बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूंगा। और शहबाज शरीफ साहब का जब कौम से खिताब होगा तो उसमें चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेट्स से अगर उन्होंने एक माह बाद भी इलेक्शन करवाने हैं, बट अभी तो कुछ नहीं पता ना कि हालात एक माह बाद कैसे, तो ये इकोनॉमिक रिवाइवल या एटलीस्ट स्टेबलाइजेशन, नॉट रिवाइवल एट दिस स्टेज, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्लान तो इनको तैयार करना पड़ेगा। दूसरा, जो इम्पोर्ट्स को कर्टेल करने की एक और जो ऑप्शन के पास है कि जो कैश मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी तकरीबन 550 अशिया के करीब अगर आप इनकी इंपोर्ट करनी है तो उसके अगेंस्ट आपको 100% डॉलर जो है वो आपके पास होने चाहिए बिफोर इंपोर्ट। तो वो जो रिक्वायरमेंट है ये मजीद अशिया के ऊपर बढ़ाने जा रहे हैं। अब ये किस हद तक इफेक्टिव हो सकता है, नहीं हो सकता, इसका माजी में तो कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो इंपोर्ट कर्टेल करने की ये बातें कर और जो डोमेस्टिकली चले ये तो चीज़ होगी जो सबसे बड़ा, इसमें तो शायद टाइम भी लग सकता है कि अभी गवर्नमेंट के पास है कि थोड़ा टाइम ले सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा फैसला आपको पता है कि कल 15 मई है और एक दफ़ा फिर जो तेल की कीमतें हैं उसकी जो प्राइस रिव्यू है, तो क्या आपको कोई इंडिकेशन ऐसी मिली कि बिलाखिर जो डिले किया इस गवर्नमेंट ने जब से वो इक़्तिदार में आए हैं कि प्राइसेस को ना बढ़ाया जाए, मुंजमद रखा जाए, सब्सिडी जो है वो देते रहें, तो क्या अब वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बिलाखिर ये कड़वी गोली अब उनको लेनी होगी? अवाम जरूर रिएक्ट करेंगे लेकिन कुछ चारा नहीं है। ये वो सवाल था जो मैंने 12 पूछा और मुझे इसका जवाब क्लियर नहीं मिला। अच्छा, अभी तक नहीं मिला। तो वो मिफ्ता इस्माइल ने कहा जी कि हमारी वहाँ पे कमिटमेंट है, वो बात पहले भी पब्लिक हो चुकी है जी कि उन्होंने कहा जी हम बात नहीं करेंगे जब तक शहबाज शरीफ साहब खुद इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे देते और इत्तेहादी जमातों से बात नहीं हो जाती। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है, मैंने कहा फिर अगर आप तेल की कीमतें नहीं बढ़ाते तो फिर IMF कैसे जाएंगे? तो जाहिर सी बात, अगर IMF जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इससे अंदाजा ये हुआ कि शायद कल तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन नाज़रीन कितना इजाफा हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। क्या एक गो में होगा? इसको मुख्तलिफ फेजेज में हुकूमत इसको करेगी, अगर करने का फैसला करती है। हमें नहीं पता कर हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन इंडिकेशंस आ रही हैं कि शायद इजाफा हो जाए। खलील कियानी साहब की आज खबर छपी हुई है डॉन अखबार में, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो अदाद-ओ-शुमार दिए हैं, जो पहले सब्सिडीज का हजम था 1 मई को जब इस हुकूमत ने दूसरी दफा फैसला की कीमतें नहीं बढ़ानी, उसमें काफी ज्यादा पहले से इजाफा हो गया। पहले इस वक्त जो आप पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं उसके ऊपर तकरीबन 30 रुपए के करीब फी लीटर सब्सिडी है। जो अब खबर कियानी साहब की है उसके मुताबिक 47 रुपए फी लीटर तक पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी हो जाएगी अगर ये कीमत नहीं बढ़ाती हुकूमत कल। तो क्या 47 रुपए हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है या क्या 47 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है? ये दो सवाल आते हैं, दोनों में से किसी एक का जवाब आपको कल रात 12 बजे तक मिलेगा। हाई स्पीड डीजल के ऊपर जो कियानी साहब ने अपनी खबर में कोट किया, ओगरा के जो एस्टिमेट्स हैं 86 रुपए फी लीटर तक सब्सिडी हो जाएगी अगर कोई फैसला नहीं होता। इस वक्त 73 रुपए फी लीटर है। तो अगर ये पूरी सब्सिडी, तो मुश्किल है कि हुकूमत विड्रॉ कर इतनी बढ़े, क्योंकि इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर में हाई स्पीड डीजल की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है। जो इस वक्त जो मुख्तलिफ जो फसलें हैं उनकी काश्त हो रही है। कैरोसिन ऑयल के ऊपर जो है 52 रुपए फी लीटर सब्सिडी का तखमीना है और लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 118 भी प्राइस है और उसके ऊपर 69 रुपए की सब्सिडी का तखमीना है अगर कीमतें नहीं बढ़ती। तो अब कामरान ये फैसला कल पता चल जाएगा। लेकिन और इस स्टोरी के अंदर जो एक और कैच है कि ये जो कैलकुलेट किया उन्होंने, ये विदाउट टैक्सेस है कि अगर विदाउट टैक्सेस जो गवर्नमेंट सिर्फ ब्रेक इवन पे अगर आपने आना है, जो स्टोरी के अंदर लिखा हुआ है, तो अगर आप इसमें टैक्सेस इंक्लूड करते हैं तो फिर तो आप समझ लें कि हालात कितने खराब होंगे, कितना ज्यादा रिएक्शन आ सकता है। 30 रुपए मतलब उसमें 17% जीएसटी, जो भी प्राइस होगी उसके 17% और ऐड कर लें और 30 रुपए फी लीटर जो मैक्सिमम लेवी है। हाँ। यहाँ एक बात याद रहे कि ये जो कीमतें हैं इसको बढ़ाने का, पेट्रोलियम लेवी को 4 रुपए फी लीटर हर महीने बढ़ाने का जो साबिक हुकूमत है इमरान खान साहब की लिख के IMF को दे चुकी है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब लिख के IMF को दे चुके हैं और अब उसकी ओनरशिप। एक जो चीज जरूर देखे ना, ऐसे एक चीज रहेगी कामरान, एक चीज रहेगी, ये तो फ्यूल है ना,
हो सकता है बिजली की कीमत भी 5 रुपए फी लीटर ऊपर 5 रुपए फी यूनिट ऊपर चली जाए। इसकी वो जो सब्सिडी है वो शायद 30 जून से पहले खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन इसके अंदर एक जो चीज है, देखें अभी भी जो तहरीक इंसाफ है या इमरान खान है या इवन शौकत तरीन है, वो ये दावा करते हैं कि ये जो सब्सिडी जून तक दी गई थी, वो जो पैसे थे ऑलरेडी उन्होंने किसी दूसरे जगह से निकाल के रखे हुए थे, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं था खजाने के ऊपर। ये बात कितनी सरासर झूठ है। मैं अब ये कई दफा बात कर चुका हूं, एक दो टीवी प्रोग्राम्स में भी ये मैंने बात की है कि 200 अरब रुपया जब मांगने के लिए वजीर आजम के दफ्तर से एक एडिशनल सेक्रेटरी उस वक्त के वजीर खजाना शौकत तरीन साहब के पास है, तो उनका क्या रिएक्शन था? एक्सप्रेस ट्रिब्यून में मेरी खबर पड़ी हुई, वो सारे लोग पढ़ सकते हैं। कोई पैसा नहीं था, शौकत तरीन ने पहले रिफ्यूज कर दिया था कि हमारे पास पैसे है नहीं, 200 अरब रुपया हम आपको कहां से दे। फिर बाद में जब ये इन्होंने सब्सिडी इन्होंने अनाउंस कर दी 28 फरवरी को, जब इमरान खान साहब को लगा कि उनका इख्तिदार खत्म होने जा रहा है, तो उससे पहले जो सुसाइड अटैक किया पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, ये जो फ्यूल की सब्सिडीज दी उन्होंने, और ये वो तमाम अफराद हम इस वक्त बेनिफिशियरी आप और मैं भी सब्सिडी के, ये वो तमाम अफराद जो कहते हैं सब्सिडीज को कंटिन्यू रहना चाहिए, उनको माजी में ये देख लेना चाहिए कि वो कब खुद सब्सिडी देते रहे हैं। सब्सिडीज कभी भी नहीं, हाँ टैक्सेस कमी बेशी होती रही है, सब्सिडीज नहीं हुई। लेकिन टारगेटेड जो सब्सिडी है वो बिल्कुल दी जा सकती है, लेकिन कामरान इसलिए कि आपके पास मैकेनिज्म नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ कि हमारी एज अ नेशन, एज अ गवर्नमेंट, हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। तो ये बात कि जी सब्सिडीज पहले बजट में रखी गई थी या कहीं से डिविडेंड्स आ जाएंगे, अगर पीएसडीपी को काट के दी जाएगी तो मतलब ये जो है वो गलत बयानी से काम ले रही है। ब्रेक पे जाने से पहले जाहिर है कि गवर्नमेंट, एक तो हमने जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, तिजारती खसारा बढ़ रहा है, डॉलर हमारे पास है नहीं, और एक जो मेजर चंक है जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो ऑयल का है। अब इसमें एक तो जाहिर है कि जो सब्सिडी खत्म करने की बात हो रही है, बाकी इकदाम की बात हो रही है, एक जो हमें जो पेट्रोल की खपत है या तेल की खपत है उसको भी कम करना है, और इस हवाले से गवर्नमेंट को कुछ इकदाम लेने पड़ेंगे। शायद मार्केट को आप अर्ली क्लोज करें और जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी कम करें। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने अजीब फैसला किया कि बजाय कि जो पहले 5 दिन वर्किंग डे था जो सरकारी, उसको बढ़ाकर उन्होंने 6 दिन कर दिया। इसका मतलब है कि आपको 6 दिन जो है, एक दिन एक्स्ट्रा लोगों को गाड़ियां लेकर ऑफिसेज में आना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होगा, बिजली का इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए जाहिर है कि आपको फ्यूल चाहिए। तो शायद इस फैसले के ऊपर भी हुकूमत को नजरसानी करने की जरूरत है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे जो अक्सर इमरान खान साहब करते थे कि पाकिस्तानियों के जो बाहर अरबों डॉलर पड़े हुए हैं वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो वापस लाएंगे। जाहिर है अब वो चले गए हैं, तो उस स्टोरी का हुआ क्या वाकई वो कामयाब हुए जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड कोट एंड कोट जो चोरी का पैसा बाहर पड़ा हुआ था पाकिस्तान लाने के लिए? जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगस्त 2018 में इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने और हल्फ लेने के बाद जब पहला उन्होंने कौम से खिताब किया तो उसमें उन्होंने बहुत से इक़दामात का ऐलान किया कि किस तरीके से पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत पर डालना है। एक ऐलान जो उन्होंने किया कि पाकिस्तान से बाहर जो मुबैना तौर पर चोरी किए गए और मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से अरबों डॉलर पड़े हुए हैं उनको किस तरीके से वापस लाना है, उस हवाले से उन्होंने किस स्टेप का ऐलान किया, ये पहले वो सुनते हैं। हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, वो अभी मैं उसका ऐलान करूंगा कि जो पाकिस्तान के पैसे चोरी होकर बाहर गए हैं मुल्क से, हमने पूरी एक हाई पावर टास्क फोर्स बनानी है, हमने ये पैसा वापस लेके आना है पाकिस्तान में। जी, वो जो टास्क फोर्स है बज़ाहिर शहबाज वो एसेट रिकवरी यूनिट, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तानियों के जो बाहर गैर कानूनी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पाकिस्तान से बाहर उन्होंने पैसे भेजे उनको वापस लाना था। ज़ाहिर है कि लोग अभी भी हम पे तनकीद करेंगे कि अब तो नई गवर्नमेंट आ गई, अभी तक आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये इशू इंपॉर्टेंट है। तो उस एसेट रिकवरी यूनिट ने कुछ ऐसा काम किया कि वहाँ से कुछ डॉलर्स या जो भी हैं वो पैसे वापस आए? इसकी रेलेवेंस यहाँ तक है कि एक दफ़ा वो असद उमर से मेरी बात हो रही थी और असद उमर का इसके ऊपर काफ़ी फोकस था, वो हुकूमत में आने से पहले भी और जब हुकूमत में आगे वज़ीर ख़जाना बने रहे तब भी, और उसके बाद भी जब उनकी वजारत चलेगी तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के वो चेयरमैन थे। तो एक दफ़ा वो ऐसे स्टैंडिंग कमेटी में ये इशू है, शब्बर ज़ैदी साहब ने प्रेजेंटेशन दी
तो शहबाज जैदी ने दी या उस जो डीजी इंटरनेशनल टैक्स थे उनकी प्रेजेंटेशन, उन्होंने कहा शहबाज इस इशू को छोड़ना नहीं है, पैसा हमने वापस लेके आना, ये उनके अल्फाज थे। तो हम तो वही कर रहे हैं जो वो लोग कह रहे हैं। दिस टॉपिक इज रेलिवेंट कामरान, इसलिए कि ये आज की बात नहीं है, 2014 से ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ है। और ये जो पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट किया था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के साथ, जो OECD जो अब चैंपियन करता है कि दुनिया से टैक्स एवेजन खत्म हो, टैक्स अवॉइडेंस को भी वो मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। तो ये मुआहिदा हुआ था PMLN के टाइम पे, और जो पहली इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को मिली वो मिली 2018 में जब PTI की हुकूमत इक़्तिदार में आ गई। तो पहले ही साल जो इनको कोई 9 अरब डॉलर की इंफॉर्मेशन उस वक्त मिली थी। अब ओवरऑल थोड़ा ये इसका बैकग्राउंड है। अब वो इंफॉर्मेशन ये किस हद तक इफेक्टिव थी, क्या वो पैसा, क्योंकि एक चीज इसमें जहन में रखे, शुरू से ही एक बात गलत कही गई PMLN के टाइम पे भी और PTI के टाइम पे भी कि 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ हम वापस लेके आए। गलबन इसहाक डार साहब ने पहली दफा ये 200 अरब डॉलर का नारा लगाया था। और इन्होंने कर लिया, आपके दोस्त मुराद सईद साहब ने, मेरे ख्याल आपकी दोस्ती शायद अब हो गई होगी उनसे, अगर नहीं है तो मुराद सईद साहब ने फिर 100 अरब डॉलर आपके मुंह पे मारने थे और 100 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मारने थे। तो अब रियलिटी ये है इसकी कि आप अज्यूम कर भी लें कि आपको पता चल जाएगा कि 200 अरब डॉलर मुल्क का बाहर पड़ा हुआ है, 200 अरब डॉलर वापस आ ही नहीं सकता। FBR की जो जुरिस्डिक्शन, ये तस्दीक कर लें कि 200 अरब जो गैर कानूनी है, कानूनी तौर पर तो पैसा रख सकते हैं आप ना, तब आए वापस। कानूनी भी अगर बाहर रख सकते हैं और उसके ऊपर टैक्स पे नहीं हुआ तो वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 200 अरब डॉलर आपका पकड़ा भी जाए और उसका जो FBR की जो पावर है उसके ऊपर टैक्स लेने की है, वो उसका 30% टैक्स ले सकता है। अगर वो चीज किसी तरीके से उसमें कानून की खिलाफ वर्जी है तो उसके ऊपर 100% जुर्माना, तो 60%। तो 200 अरब डॉलर तो खैर पहले दिन से ये क्वेश्चन, ये आउट ऑफ क्वेश्चन तक ही आएगा। अब नाज़रीन, अभी ये इसका बैकग्राउंड बताने के बाद जो असल चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 2018 से लेके 2021 तक जो OECD ने पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दी, पाकिस्तानियों का जो पैसा बाहर पड़ा हुआ था वो था 35 अरब डॉलर की पाकिस्तान को अभी तक इंफॉर्मेशन मिली जो FBR के पास आई, और FBR के आगे अपने प्रोटोकॉल्स थे इस इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के। लेकिन जो बॉटम लाइन है इसकी, 35 अरब डॉलर में से जो इंफॉर्मेशन टैक्सेबल थी, जो वाकई पाकिस्तान से अगर पैसा किसी तरीके से बाहर गया था, जो इसको FBR क्वेश्चन कर सकता था, वो थी सिर्फ 5.2 अरब डॉलर। और ये जो 5.2 अरब डॉलर है, ये बनता है हार्डली 15% जितनी भी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास आई, और इसके ऊपर भी टैक्सेबल इंफॉर्मेशन जो थी, जो इसके ऊपर टैक्स हो सकता था, तमाम 5 अरब डॉलर पाकिस्तान कभी भी नहीं आ सकता था। अभी तक जो PTI की हुकूमत जिसका इतना ज्यादा शोर था, उसने तकरीबन अपने 3.5 साल के अरसे में 3.2 अरब डॉलर की जो टैक्सेबल इंफॉर्मेशन थी उसके ऊपर कोई उन्होंने एक्शन लिया। बाकी इंफॉर्मेशन का क्या हुआ? 35 अरब डॉलर में से तकरीबन 13 अरब डॉलर ऐसा था कि जो कि इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट थी, रिपीट हो रही थी हर साल। तो नेट जो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन थी वो 22 अरब डॉलर की थी। उसके अंदर भी ऐसे ज्वाइंट अकाउंट्स थे, मसलन एक इंफॉर्मेशन 2 दफा भी आई, ये डुप्लीकेशन के अलावा है, जिसकी वैल्यू कुछ 4 अरब डॉलर थी कि मियां बीवी का भी ज्वाइंट अकाउंट बाहर हो सकता है। तो मियां के नाम पे भी अलग इंफॉर्मेशन आ रही है और बीवी के नाम पे भी आ रही है। फिर को 2 अरब डॉलर की इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो कि पाकिस्तानी थे ही नहीं, वो टैक्स पर्पसेस के लिए नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी थे। 2 अरब डॉलर की ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसका FBR से कोई लेना देना नहीं था, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था। फिर जो असल बात है, ये जो 5 अरब डॉलर एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है, ये आपका 10 अरब डॉलर भी हो सकता था। सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक टैक्स एमनेस्टी दी, और उसके बाद हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म जो साबिक है इमरान खान साहब, उन्होंने भी इन्हीं को, जिनको वो चोर कहते हैं, एक टैक्स एमनेस्टी दी, जिसकी वजह से तकरीबन 6000 अफराद जिनकी इंफॉर्मेशन टैक्सेबल थी और उसकी वैल्यू को 4.8 बिलियन डॉलर बनती है, वो आपके एक्शनेबल पॉइंट से निकल इसलिए गई कि हमने खुद उनको बुला के कहा जी कि आप 2% से लेके 5% तक इसके ऊपर आप टैक्स पे कर दें और अपने घर को जाइए। तो ये वो रियलिटी है जो आप लोगों को ज़हन में रखनी चाहिए। जब इमरान खान साहब बात करें टैक्स चोरों की, तो एक सवाल खुदारा उनसे जरूर पूछेगा, आपने टैक्स एमनेस्टी इन चोरों को क्यों दी थी? तो बॉटम लाइन कामरान इस सारी इंफॉर्मेशन की ये है कि ये वो सारी कहानी है। 35 अरब डॉलर की पहाड़ और निकला चूहा, और इसके बाद असल जो चीज है कि एक दरवाजा खोल दिया गया FBR के लोगों के लिए, जहां पे तो जिसका टैक्स बनता है वो तो इनको बिल्कुल लेना चाहिए। ऐसे ऐसे केसेस में FBR ने लोगों को हैरेस करना शुरू किया, और मैंने अपने कुछ पिछले प्रोग्राम में इसका जिक्र भी किया था कि कुछ ऐसे अफराद वफाकी हुकूमत में थे जो इसमें मिले हुए थे, पिछली साबिक जो हुकूमत थी उसके अफराद, कि ये फिर इंफॉर्मेशन बिकी पाकिस्तान के अंदर।
आपको आपकी जैसे आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है या आप एमनेस्टी में डिक्लेयर्ड हैं, तो आपको बुलाया जाता था कि जी ये आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, तो फिर क्या करना है इसका। तो जरा यहां तक बताते हैं कि 1% से लेकर 0.5% तक के कट मांगे गए, उनसे हिस्सा मांगा गया। ये तो हमारा पुराना, अच्छा, ये मैंने अपनी खबर के अंदर लिखा भी कि शब्बर जैदी जो चेयरमैन एफबीआर थे, उन्होंने बाद में उस वक्त भी हफीज शेख से और फिर उन्होंने जो बाद में फाइनेंस मिनिस्टर है शौकत शरीफ, उनसे भी ये इशू रेज किया और उनके कुछ केसेस तो मैंने सेटल करवाए कि जिन पे ज्यादती हो रही थी एफबीआर की तरफ से, और बजाय कि लोगों को टैक्स मैटर्स को देखा जाता, वहां पे लोगों को पर्सनल अपीयरेंसेस बुला के उनको नोटिस दिए जाते थे कि आए आप हमसे मुकम्मल। देखिए यही तो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो डिक्लेयर्ड जिसे कहते हैं कि बिलियनियर्स क्यों नहीं है। भारत में आप देख लें, आपको बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे, मगरिब में, अमेरिका में आपको बेशुमार लोग मिलेंगे, क्योंकि वहां पर अगर आप जायज तरीके से पैसा कमाते हैं तो लोग और जो इस तरह के इदारे आपको हैरास नहीं करते। शब्बर जैदी का जिक्र किया शहबाज ने, तो ब्रेक के बाद हमें इसी मौजू पर शब्बर जैदी ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। नई हुकूमत आई है तो कुछ लगता ही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर भी कुछ हिलजुल हो रही है, और जो आने वाले दिनों में जो एक पेशरफ्त हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिका का दौरा कर रहे हैं अगले हफ्ते। बुनियादी तौर पर वो दौरा कर रहे हैं कि वहाँ पे एक फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसकी मेज़बानी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं, और न्यूयॉर्क में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है। और साइड लाइन पर दफ्तर ख़ारजा के जो ज़राए हैं इस बात की अब वो तस्दीक कर रहे हैं कि एक दो तरफ़ा जो मुलाकात है पाकिस्तान और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा उनके दरमियान होगी, और ये पहली मुलाकात होगी अगर हम देखें सितंबर के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान। और ये जो मुलाकात है इससे पहले शहबाज कुछ अर्सा पहले ही जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सेक्रेटरी ब्लिंकन, इनके दरमियान तकरीबन 1 घंटे तक टेलीफोन पर जो है वो बातचीत हुई है, जिसमें मुख्तलिफ जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मसाइल हैं, जो ताल्लुकात की नौइयत है, उस पर बात हुई है। तो एक लिहाज से दो कि इमरान खान साहब और जो उनके सपोर्टर्स हैं वो इसको किसी और तनाजुर में देख रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि बुनियादी मकसद ही यही था कि उनको हटाने का, क्योंकि अब उनकी गवर्नमेंट क्योंकि चली गई है, वो अमेरिका को उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बोला, वो आज़ाद खारजा पॉलिसी जो है उसको फॉलो कर रहे थे, और उनकी जगह कोट एंड कोट इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई है, तो इसलिए उनको दावत नहीं देंगे तो किसको दावत देंगे। कतई नज़र इसके मेरे ख्याल में ये एक इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात। इसमें कामरान बाकी बातें तो सारी अपनी जगह पे रहेंगी, हम जो भी कहते रहे, जो कल्ट के फॉलोअर्स होते हैं वो बात को बिलीव नहीं करते। इवन कि इमरान खान साहब की अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें इतनी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि अगर बाकी कोई होश से ये बातें सुने तो उनको समझ आ जाती क्या रियलिटी और क्या नहीं। लेकिन इस पे जो बॉटम लाइन है, आप क्या समझते हैं कि ये जो मुलाकात होने जा रही दोनों वज़ीर ख़ारजा की, उससे पाकिस्तान को एक्सपेक्टेशंस क्या होने चाहिए? शुड वी एक्सपेक्ट समथिंग, या ये पहली मुलाकात होगी उसमें बस एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन दे विल सेट द प्लान फॉर द एंगेजमेंट? जो पाकिस्तान और अमेरिका की ताल्लुकात की बात करें वो तो पूरी एक हिस्ट्री है, हम उनके बहुत बड़े इत्तेहादी रहे हैं, तो वो तो समझने की कोई इतनी मेरे ख्याल में बहुत आपको टाइम नहीं चाहिए। ज़ाहिर है कि ये नई गवर्नमेंट आई है, इससे पहले ताल्लुकात हमारे इतने अच्छे नहीं थे। तो इस तनाजुर में एक तो ये भी याद रखें कि इसका मतलब है कि जो एक तातुल था दोनों मुल्कों के दरमियान, जो कॉन्टैक्ट्स और हाई लेवल का, वो एटलीस्ट रिज्यूम हुए हैं, क्योंकि इसी हफ्ते जो पाकिस्तान के ISI के सरबराह हैं वो भी वाशिंगटन में मौजूद थे, उनके CIA चीफ के साथ वहाँ पे मुलाकात हुई। दो कि खुफिया दौरा था, तस्दीक ज़ाहिर है कि वो नहीं करते, लेकिन हमारे ज़राए एटलीस्ट इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि बिल्कुल वहाँ पे वो गए हैं और अहम उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो अगर उसको सामने रखते हुए आप देखेंगे अब ये वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हो रही है, तो इट मीन्स के कुछ सीरियस डिस्कशंस हो रही हैं। अब एक्सपेक्टेशंस कि क्या बड़ा आउटकम आएगा, मुझे नहीं लगता कि एकदम कोई बहुत बड़ी एक आउटकम आएगी। एक आइस ब्रेकर ज़रूर होगा कि एक उसके अंदर आपको एक डिले, जो पहले एक प्रॉब्लम लग रही थी दोनों मुल्कों के दरमियान, उसमें थोड़ी सी बर्फ ज़रूर पिघलेगी। और ये भी एक आप कह लें हुस्न इत्तफाक है कि जिस दिन उनकी मुलाकात न्यूयॉर्क में हो रही है सेक्रेटरी ब्लिंकन से, तो दोहा में जो पाकिस्तानी वफ्द है वो IMF के वफ्द से वहाँ पर मिल रहा होगा। और आपको पता है कि IMF के जो सबसे ज़्यादा क्लाउट है
वो अमेरिका है। अमेरिका ज़ाहिर है 16.4% कंट्रीब्यूशन भी है और वाहिद दुनिया में वो ताकत है जिनके पास वीटो पावर है IMF के हवाले से, जो इस्तेमाल वो कर सकते हैं। वीटो पावर इन द सेंस कि जो IMF के बोर्ड के ऊपर जो मैक्सिमम वोट्स हैं वो अमेरिकन के हैं 16.4%। अगर चाहें तो वो मतलब इतना ज्यादा उनका क्लाउड है। अमेरिकन जिधर जाते हैं फिर यूरोपियंस भी उसी तरफ जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो हमारे जो इस वक्त जो हमारे जो इश्यूज हैं इस वक्त दो मुआशी तौर पर, और जिस तरह की टफ इकोनॉमिक जो कंडीशंस जो IMF ने पिछली गवर्नमेंट के प्रोग्राम के साथ अटैच की थी, तो यकीनी तौर पर यह कोई हैरान कुन बात नहीं होगी कि हमारे वज़ीर ख़ारजा अगर उनसे ये भी दरख्वास्त करें कि अगर किसी तरीके से वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके थोड़ा सा अगर वो हाथ होला रखेंगे तो शायद पाकिस्तान। एक बात ऐड करूंगा बिफोर वी कंक्लूड द प्रोग्राम, कि अभी जब मिफ्ता इस्माइल वाशिंगटन गए थे तो उन्होंने IMF के जो बोर्ड के डायरेक्टर्स थे उनसे मुलाकात की थी, तो वहां और उनकी सीनियर मैनेजमेंट से भी की थी, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात हुई। तो उसके अंदर जो एक चीज सामने आई कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है। तो जो बोर्ड के ऊपर मेंबरान बैठते हैं वो सबसे पहले उन्होंने बात यह की है कि आपके जो साबिक वज़राए खजाना थे, चाहे वो किसी की भी पार्टी से, उनका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने जो वादे किए थे तो बराह मेहरबानी वो वादे पूरे कर दीजिए। हमने भी अपनी अगर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आती है तो जाहिर है कि उसका ओवरऑल भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अमेरिका आफ्टर ऑल, लेकिन अमेरिकन सफीर भी पाकिस्तान आ रहे हैं, उसका भी थोड़ा बिल्कुल मैं वही कहने लगा था, क्योंकि जो एक और जो डेवलपमेंट हो रही है कि इसी माह के आखिर में बिलाखिर 4 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर फुल टाइम अमरीकी सफीर आएगा। जो डोनाल्ड ब्लूम है वो जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, और बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि 2018 के बाद यहां पर कोई सफीर नहीं था। इवन जब हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात है, बड़ी गर्मजोशी थी, फिर भी सफीर तैनात नहीं किया गया। लेकिन जो बाइडन जब सदर मुंतखब होकर आए तो उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान में एक फुल टाइम एम्बेसडर लगाना चाहिए। और बड़ी मज़े की बात है कि ये जो नए सफीर आ रहे हैं इनकी जो बाकायदा मंजूरी दी गई सेनेट ने अमरीकी, वो 3 मार्च को दी गई, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से पहले ही। तो शायद बहुत से जो PTI के लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, वो ये कहें कि देखें इमरान खान साहब जैसे ही गए हैं तो अमेरिका ने अब अपना सफीर भी यहाँ पे भेज दिया है। तो उनके लिए ये वजाहत देना बहुत ज़रूरी है कि इनकी अपॉइंटमेंट का जो अमल है वो जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त शुरू हो चुका था, तरीके अदम एतमाद इवन आई भी नहीं थी, तो उसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई थी। बहरहाल इस विजिट का इवेंचुअली आउटकम क्या होता है, बिलावल भुट्टो जब अमेरिका जाएंगे उस पर भी हम नजर रखेंगे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।